नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर देखेंगे गणित शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि ए इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बी बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, सी अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का न होना, डी शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण होना। तो देखिए गणित शिक्षा कठिन क्यों होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है, गणित संकेतों पर आधारित होती है, इसलिए क्या होता है ये जो है गणित सीखना कठिन होता है। देखिए बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ये गलत है। अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का न होना, ये भी गलत है, क्योंकि गणित शिक्षक बहुत सारे अच्छे शिक्षक होने के बाद भी बच्चे गणित सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब देखिए शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण होना, तो ये भी गलत है। मूल कारण क्या है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, अमूर्तता के कारण जो है बच्चे इसको जो है सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन का निकटतम संबंध होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, विषय वस्तु से, आकलन विधियों से, उद्देश्यों से, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए आकलन का निकटतम संबंध तो विषय वस्तु से भी होता है, आकलन विधियों से भी होता है और उद्देश्यों से भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है CGP अपन जो है में आया हुआ था CG टेट में, तो इस क्वेश्चन को जो है लैप्स कर दिया गया था, इसमें बोनस अंक दिया गया था। अब देखते हैं अगला, ये तो वही क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो देखिए गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में चलते हैं, ए आगमन विधि में, बी प्रोजेक्ट विधि में, सी ह्यूरिस्टिक विधि में, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में चलते हैं, हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में चलते हैं। किस में चलते हैं, आगमन विधि में। देखिए प्रोजेक्ट विधि को जो है योजना विधि बोलते हैं। इसका जन्मदाता या इसको किसने वो किया था, तो प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक बोलते हैं। कौन, किलपैट्रिक। यह ह्यूरिस्टिक विधि मतलब स्वयं से कोई चीज़ को खोजना, मतलब खोज अन्वेषण। ह्यूरिस्टिक विधि को क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण है, खाली स्थान द्वारा। तो देखिए गणितीय गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण है किसके द्वारा, ए प्ले वे विधि, बी समस्या हल विधि, सी प्रयोगशाला विधि, डी इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा है, ये है प्ले वे विधि। अगला देखते हैं, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, गणितीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए। देखिए तो शिक्षा आयोग जो है 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए, ए मूलभूत सिद्धांत, बी यांत्रिक शिक्षण, सी गणितीय परिकलन, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि इसके अनुसार है मूलभूत शिक्षण। गणित के जो मूलभूत सिद्धांत है उस पर जो है जोर दिया गया था, ना कि यांत्रिक शिक्षण। यांत्रिक शिक्षण मतलब एक मशीन की तरह सीखने से है, और गणितीय परिकलन मतलब गणित का गुणा भाग जोड़ना घटाना, मतलब गणित के जो है ये सारे क्रियाओं से है ना। गणितीय परिकलन मतलब एक गुणा भाग करना, जोड़ना घटाना, मतलब गणितीय जो संक्रिया है उसको करने से है ना। और उपरोक्त सभी, तो इसमें गणितीय शिक्षण में किस पे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो मूलभूत जो सिद्धांत है उसको समझने पे जोर दिया गया था। अगला देखते हैं, गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हो। बेस्ट ये जो है एक इसको क्या बोलते हैं, गणित का मूल सिद्धांत है कि गणित हमको किस प्रकार से पढ़ाना है। देखिए गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं, अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा। तो देखिए गणितीय विचार है ना, ये गणित पढ़ाने का मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या होता है कि ऑप्शन क्या दिया है, देखिए चित्र, फिर प्रतीक, भाषा, अनुभव, बी प्रतीक, चित्र, अनुभव, भाषा, सी अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, डी अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। तो इसको बोलते हैं
ये जो है गणित सिखाने का मूलभूत सिद्धांत है। इससे रिलेटेड मतलब जो भी गणित सिखाने से संबंधित क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसका पालन करेंगे तो बहुत हद तक आपका जो क्वेश्चन है उसका उत्तर जो है सही होने का संभावना रहेगा। इसके हिसाब से क्या होता है, एक नियम है ये ELPS, गणित पढ़ाने का एक नियम बोलते हैं इसको ELPS। इसके हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले गणित की किसी भी अवधारणा को समझाना है तो उसको बच्चों के अनुभव के साथ जोड़ा जाना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, बच्चों के अनुभव के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको ELPS को याद कर लीजिएगा। ई का मतलब है एक्सपीरियंस, है ना। तो बच्चों को उसके अनुभव के साथ जोड़ना है। पहले कोई भी गणितीय अवधारणा को समझाना है तो उसको जो है बच्चों के अनुभव के साथ जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, अनुभव के साथ जोड़ना है। उसके बाद दूसरे में क्या करना है कि उसके अनुभव को जो है भाषा के माध्यम से व्यक्त करना है या बच्चों लोगों से व्यक्त करवाना है। ठीक है, एल का मतलब होता है लैंग्वेज। अब देखिए अनुभव हो गया, बच्चे के अनुभव से जोड़ना है। उसके बाद बच्चे के अनुभव को भाषा के माध्यम से व्यक्त कराना है। थर्ड स्टेज में क्या करना है, उसको गणित को समझाने के लिए कि पिक्चर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, ठीक है, उसको जो है क्या करना है, व्यक्त करना है। और उसके बाद चौथा स्टेज क्या है कि जो अवधारणा है उसको सिंबल या प्रतीक के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो सबसे शुरू क्या करना है हमको, ठोस वस्तुओं के माध्यम से या बच्चों के स्वयं के अनुभवों के माध्यम से या हमारे द्वारा ठोस वस्तुओं के उपयोग द्वारा बच्चों को अनुभव कराना है। फिर उसको भाषा में व्यक्त करना है। फिर थर्ड चित्र में, फिर फोर्थ जो है लास्ट में क्या करना है, हमको प्रतीक बताना है ना। तो गणितीय विचार इसी क्रम में विकसित करना है। तो जो भी हमको गणित कैसे पढ़ाना है इसका मूलभूत सिद्धांत ये प्रश्न है ना। आप लोग इसको बहुत याद रखिएगा। इसी के बेस्ड पे अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है गणित पढ़ाने से संबंधित, क्या क्या गतिविधि को पहले कराना है, किसको बाद में कराना है, तो इसको याद रखिएगा कि बच्चे को पहले ठोस वस्तुओं के माध्यम से एक्सपीरियंस देना है, अनुभव कराना है। उसके बाद उसको भाषा में व्यक्त करना है। उसके बाद जो है चित्रों के माध्यम से उसको अलग अलग अनुभव कराना है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि उसको सिंबल का यूज करना है, प्रतीक के माध्यम से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अनुभव, उसके बाद भाषा, उसके बाद चित्र, उसके बाद प्रतीक, डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सत्य नहीं है। देखिए, विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर खाली स्थान में। ए प्रयोग, बी आत्मपरीक्षण, सी सामूहिक कार्य, डी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो देखिए विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर खाली स्थान में, तो आत्म परीक्षण में, अपने को सम्मिलित कर आत्म परीक्षण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित भाषा के मुख्य गुण हैं। गणित भाषा के मुख्य गुण क्या क्या हैं, देखिए शुद्धता, बी सत्यता, सी उपरोक्त ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए गणित में क्या होना चाहिए, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अगर गणित की भाषा में कुछ भी गलत होगा तो फिर पूरा गणित ही गलत हो जाता है। और क्या होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त ए व बी दोनों। अगला देखते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। देखिए पढ़ने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है कौन सी पद्धति में, कौन से शिक्षण पद्धति में, ए पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, बी बाल केंद्रित शिक्षण, सी शिक्षक केंद्रित शिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पढ़ने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर किस में होता है, ये बाल केंद्रित शिक्षण में होता है। आजकल जो हमको क्या कराना है, बाल केंद्रित शिक्षण ही बच्चों को कराना है ना। सारा जो भी गतिविधि का निर्माण करे वो बच्चों को ध्यान में रख के करना है, ना कि शिक्षक केंद्रित और न ही पाठ्यक्रम केंद्रित। कि हमारे जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसका मूल क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए। बालक की आवश्यकता, बालक के सीखने के तरीके, बालक की रुचि, सारा चीज़ बालक पे केंद्रित होकर हमको शिक्षण कार्य कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा
देता है। यह गतिविधि है। ए शिक्षार्थी, देखिए क्या बोला है कि एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग के लिए एक पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। अब यह गतिविधि क्यों कर रही है? ए शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं के समझ की परीक्षा करने की। बी अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की। सी गणित की समझ विकसित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने की। डी गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने की। तो देखिए सबसे अच्छा आंसर क्या है? सबसे अच्छा आंसर है डी, क्योंकि इसमें देखिए दोनों चीज़, ये वाला चीज़ भी शामिल हो गया है डी में, है ना, और जो है क्या हो गया है, गणितीय संकल्पना और उनके प्रयोग में संबंध बैठाना, तो ये वाला भी लगभग लगभग शामिल हो गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य बोला है ना, एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक संकीर्ण उद्देश्य। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है? ए संख्यात्मक कौशलों का विकास, बी बीजगणित पढ़ाना, सी परिकलन व मापन पढ़ाना, डी रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की सीखना। तो इसका संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना कहलाता है। देखिए सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा क्या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है देखिए ए वैश्लेषिक विधि, बी संश्लेषिक विधि, सी आगमन विधि, डी निगमन विधि। तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग आगमन में भी जाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? संश्लेषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संश्लेषित। मतलब ये यहाँ पे क्या आंसर होगा? संश्लेषित विधि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ए निर्णय लेने की शक्ति, बी वैज्ञानिक सोच, सी याददाश्त क्षमता, डी विश्लेषण की क्षमता। तो देखिए किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ये है, देखिए निर्णय लेने की शक्ति का विकास उद्देश्य है, वैज्ञानिक सोच ये भी उद्देश्य है, विश्लेषण की क्षमता ये भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य नहीं है? याददाश्त की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा याददाश्त क्षमता। अगला देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्यार्थियों को गणित समझने में मदद करना, बी उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, सी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, डी ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो देखिए गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2005 के अनुसार बच्चों की गणित का गणितीकरण करना। इसके हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा इसका आंसर? कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पाठ्यचर्या के दोष है। ए पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बी विषयों में सहसंबंध का अभाव, सी लचीलेपन का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तीनों ही वर्तमान पाठ्यचर्या के दोष हैं। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा आंसर सही है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? ये वही वाला क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? देखिए किस क्षेत्रफल को जो है सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ए त्रिभुज का क्षेत्रफल, बी आयत का क्षेत्रफल, सी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, डी वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग क्षेत्रफल निकालने में पढ़े भी होंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल को सभी जगह के क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, ना ही हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को कर सकते हैं और न ही वृत्त को। किसको कर सकते हैं? त्रिभुज को। देखिए खेतों का जब क्षेत्रफल भी निकालना रहता है तो उसमें त्रिभुज का उपयोग करना पड़ता है।
क्योंकि जब टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसको क्या करते हैं, त्रिभुज के रूप में अनुमान लगभग करके त्रिभुज के रूप में बांटते हैं। जैसे कि ये आपका इसको भी है, ये आयत है, ये खेत है एक प्रकार सा, तो इसको हम लोग अलग अलग त्रिभुजों में एक प्रकार से ये जो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अगर दो त्रिभुज में बांट दिए तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के भी हम इस खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल की सहायता से हम सारे समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं गणित की पाठ्यचर्या का मुख्य गुण है, ए महत्वाकांक्षी, बी सुसंगत, सी महत्वपूर्ण गणित सिखाना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए गणित की पाठ्यचर्या का मुख्य गुण क्या है, ये उपरोक्त सभी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसलिए ए बटे बी माइनस 2a इक्वल टू सी बटे डी माइनस 2a, इसलिए डी ए माइनस 2ab इक्वल टू बी सी माइनस 2ad, है ना। तो ये हल करने की यह विधि है, क्या दिया है, देखिए ये क्या है, हल करने की कौन सी विधि है, ए संश्लेषिक विधि, बी विश्लेषिक विधि, सी आगमन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें संश्लेषण का काम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है ना। कई चीज़ों को जो है इसमें ला के मिलाते जा रहे हैं, संश्लेषित कर रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य की ओर बढ़ना जाना जाता है ना। अब देखिए विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की ओर बढ़ना जाना जाता है, तो ये कौन सा है, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की ओर बढ़ना, मतलब ये कौन सा विधि है, ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी वैज्ञानिक विधि, डी सामान्यीकरण विधि। तो देखिए विशिष्ट उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना जाना जाता है आगमन विधि के नाम से। हम क्या करते हैं, विभिन्न उदाहरण को जब देखते हैं कि कई सारे उदाहरण एक ही चीज़ का पालन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या बनता है, एक नियम बन जाता है ना। तो ये होता है कि विशिष्ट उदाहरण से एक सामान्य नियम की तरफ बढ़ना किसमें होता है, आगमन विधि में। जबकि निगमन में क्या होता है कि सामान्य नियम से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, वो क्या होता है, किसमें होता है, निगमन में होता है। जबकि आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसको, ए गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, बी गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, सी गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, डी गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो इसका सही देखिए कौन कौन सा कथन सही है। देखिए गणितीय अवधारणाएं क्या होती है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, ये सही है। गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, ये गलत है। गणित अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, ये भी सही है। और गणित अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है, ये भी सही है ना। तो असत्य कथन कौन सा था, असत्य कथन था गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। आज की ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना है, ए समस्या हल विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी प्ले वे विधि, डी पेडागोगिक विधि। तो देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर किस में बढ़ते हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर हम लोग बढ़ते हैं समस्या हल विधि में। किसमें, समस्या हल विधि में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके गणित शिक्षा से संबंधित। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।